बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़खर रहमान साहब। फ़खर रहमान साहब का जो बैठक होती है वो उन करीबी हलकों से होती है जो इस मुल्क के अंदर पिछले 78 साल से हुकूमतें गिरा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। नई हुकूमतों और इलेक्शन के हवाले से जो कुछ मामलात होते हैं, जो 78 साल से मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, उन हलकों के करीब फ़खर रहमान साहब बैठते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ ये काम करते हैं। इससे पहले इन्होंने बड़ी स्टोरीज़ की हैं, बड़े नाम हैं इनका स्टोरीज़ के हवाले से। आज इनके पास बड़ी खबरें हैं। एक खबर नहीं है, खबरों का बल्कि आप कह सकते हैं कि पटारा लेकर आए हैं। इनसे पूछते हैं कि बड़ी खबर क्या है। और फ़खर रहमान साहब, एक जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, इस्तिस्ना के हवाले से बात की गई है कि इस्तिस्ना फेडरल कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और पीपल्स पार्टी के पास वो तुर्क के पत्ते तमाम जो थे वो ख़त्म होकर रह गए हैं। अब पीपल्स पार्टी को उनकी ब्लैकमेलिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। और फिर आपने कहा था एक दफ़ा कि वो बहुत पीछे रह गई है स्टोरी, जो मुद्दत मुलाज़मत, वो बात दुरुस्त साबित हुई कि वो बहुत पीछे रह गई थी, क्योंकि वो तो 27वीं तरमीम में वो सारा कुछ पीछे रह गया। तो खबर क्या है असल में? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये 78 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 108 साल का हूँ। नहीं ठीक है। मैंने कहा 78 साल 78 साल से इनकी मुराद ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासत में उनकी मुदाखलत जो है जी, तो उस ज़ुमरे में ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डिफेंस को भी कवर करता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं। और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो आप सबको पता ही है कि उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनरल बाजवा एक बात कह के गए थे जब उनका आखिरी दिन था कि जी आइंदा से अब सियासत में फ़ौज की मुदाखलत नहीं होगी। और वो एक ऐसा चूरन वो जनरल आसिम मुनीर को देके गए कि उन्होंने सारी सियासत का जो मंबा था ना वो अपने इर्द गिर्द ही इकट्ठा कर लिया। और सियासत जो थी वो भी हैरान रह गई कि मुझे अब ज़िंदा रहना चाहिए कि नहीं। एनी हाउ, आपने 2-3 क्वेश्चंस जो थे ना वो रेज़ किए। और अब बात ये है कि सबसे पहले तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है और इसके अंदर जो डिफरेंट मामलात आए हैं, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए एक पिटीशन लेके जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन जो थी वो डाइवर्ट कर दी टुवर्ड्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। आप देखें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है? याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया खान। ठीक है। और वो इस 27वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो फिर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कैसे चेंज हो सकती है? अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो दैट मीन्स कि इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक इनहेरेंट है। ये जो 27वीं तरमीम में उनको वन टाइम के लिए कहा गया कि जी आप तो चीफ जज ही रहेंगे पाकिस्तान के, सुप्रीम जज ही रहेंगे पाकिस्तान के। अब उसकी इंटरप्रिटेशन में आए आप, ये तो नहीं हो सकता कि पर्सन स्पेसिफिक आप लेजिस्लेशन कर लें। भाई जब आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस हैं, तो इसका मतलब है दीगर अदालतें जो हैं वो सबऑर्डिनेट हुई सुप्रीम कोर्ट के। अगर नहीं है तो फिर वो चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 27वीं तरमीम में करार दिया गया है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, यानी कि वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पाबंद कर दिया गया है जी कि ये जो कोर्ट है ये फेडरल कोर्ट के फैसले मानेगी। मैं समझ गया, आप आर्टिकल 189 की बात कर रहे हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सब पे होगा जी। तो फिर सुपीरियर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हुई जी, तो फिर वो चीफ जस्टिस कैसे हो गए? देखिए ना, ये एक डाइकोटमी है।
ये आप इसको आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या फिर नहीं है। यहाँ ये तो फटा है ना जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने जुरिस्डिक्शन की बार लगाई है कि जी हमारा फैसला जो होगा ना वो उसके ऊपर होगा। एनी हाउ उसके ऊपर तो आपको पता है कि वकला कम्युनिटी जो है ना वो सारे एहतजाज भी कर रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जी इस मामले को चैलेंज भी किया है, और आज वो पेश भी नहीं हुए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, वो खारिज कर दी गई। जी हाँ, एप्लीकेशन जो थी वो अदम पैरवी की बिना पे की ना। लेकिन एक बात और है फखर रहमान साहब, वहाँ पर उसमें मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इमरान खान साहब के वकला ने जब ये उनके सामने ये बात रखी, जैसे समीनुद्दीन खान के सामने, मैं ज़ाहिर है वहाँ मौजूद था, ले आ नाज़रीन ये हम साथ साथ लेंगे, खाएंगे भी और पेट पूजा करेंगे। जो उन्होंने उनके सामने इमरान खान साहब के वकील पेश हुए, मैं ज़ाहिर है चूँकि अदालतें कवर करता हूँ, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, तो जैसे समीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा हैरानकुन नमाज दी है जी। वो पिटिशनर थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी, उनके वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दें और हम जाकर खान साहब से जाकर मिलें, और खान साहब से मिलने के बाद उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आपके सामने रखें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये कहा कि भाई आप उन लोगों के पास चले जाएं जिनको उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए कहा है, ये फोरम नहीं। अब ये बताएं कि अगर दूसरी अदालतों में कैसे चल रहे हैं, उनके पास जाते हैं, वो नहीं मिलने देते, ऑर्डर करते हैं, लोअर कोर्ट्स नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो फिर किसके पास जाए? ये क्या कंट्रोवर्शियल? देखे ना, यही तो हम कह रहे थे कि ये दरबारी जजेस हैं, ये जब हुकूमत के अंडर आ जाएंगे तो फिर इन्होंने क्या करना था? इन्होंने यही खेल तमाशा लगाना था ना जी। इंसाफ को डिलीवर नहीं कर रहे वो, तो उनको अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अक्सर ख़त्म हो गई है। उनको जो ऑर्डर आता है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नाम नहीं लेना। अब अगर आपको अदलिया की आज़ादी चाहिए तो वकला को, जजिस को इस बात पर कायल करना होगा जी कि वो जो है ना एक तहरीक ऐसी चलाएं। इफ्तिखार चौधरी के चीफ जस्टिस साबिक जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उससे भी ज़्यादा इस वक्त जोरदार मामला और सीरियस है। अब ये साथ लेते जाए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अच्छा, आपने 2-3 सवाल उठाए थे, तो अब आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद जी, 4 स्टार जनरल, वो रिटायर क्योंकि 27 को होने जा रहे हैं, तो ये ओहदा भी ख़त्म हो रहा है जी और चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा आएगा जी अब चीफ ऑफ डिफेंस का एक ओहदा जो है वो नया ओहदा है जी। अब उसके ऊपर जो तकर्री होनी है वो पहली तकर्री होनी है, दैट इज़ ए फ्रेश अपॉइंटमेंट। उधर तो रीअपॉइंटमेंट का कोई क्वेश्चन बिल नहीं है ना। वो बात आपकी दुरुस्त साबित हुई जो आपने कहा था कि ये मुद्दत मुलाजमत वाली तोसी वाली बात बहुत पीछे रह जाएगी, अगर आगे बहुत कुछ होने वाला है। वो आपने मेरे व्लॉग में ये बात की थी, वो दुरुस्त साबित हुई जी। ये 27 को होगा नोटिफिकेशन। अब देखना ये है कि ये पहली एक नई पोस्ट है, इसके ऊपर तकर्री जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे अमल में लाई जाएगी, क्योंकि आम तौर पर जो प्रोसीजर है उसमें अगर एक पोस्ट हो तो 3 नाम, और अगर 2 पोस्ट हो यानी कि आर्मी चीफ की भी हो तो 5 नाम। अच्छा, कम से कम, ठीक है ना, ये भेजे जाते थे। तो अब क्योंकि पहले मामला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अपॉइंटमेंट का है, तो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल, अगर इनको कंसिडर किया जाता है इस पोस्ट के लिए तो ये अपॉइंटमेंट होगी, फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। ये क्या होगा? देखें, ये एक क्वेश्चन है जी। वैसे तो आपको पता है कि आइन और कानून की तो कोई बात ही नहीं है, या तो जंगल का कानून चल रहा है इसमें ठीक है ना जी। अच्छा, इसके साथ ही 29 तारीख को जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका 3 साल का टेन्योर ख़त्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गजट नोटिफिकेशन। जी जी जी। क्योंकि अगर आपने देखा है कोई 5 साल का नोटिफिकेशन, तो मुझे नहीं 5 साल का नोटिफिकेशन नहीं, वो 3 साल का नोटिफिकेशन था। 3 साल का ही नोटिफिकेशन हुआ ना, जो
जो 5 साल की मुद्दत बनाई थी, कानून बनाया था, उसके मुताबिक तो कोई नया नोटिफिकेशन नहीं नहीं है। है। अच्छा, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो भी एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि वो भी 5 इयर्स का है और नए कानून के मुताबिक होनी है। तो उसके लिए भी आपको 3 नाम देने पड़ेंगे अगर सेपरेटली इस पे गौर किया गया। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस 3 नेम्स, आर्मी चीफ 3 नेम। मौजूदा आर्मी चीफ इस अपॉइंटमेंट में कैसे आ सकते हैं? वैसे तो आ सकते हैं। ये सारा कुछ जो सिस्टम इस वक्त बैठा हुआ है, ना तो ये आइन को मानता है ना कानून को मानता है। और आपने बाई इलेक्शंस भी देख लिए, कैसे सीना चौड़ा करके जो है ना वो अपनी पीटीआई ने बाइकआउट किया। स्टेज ये जी जी, ये लें साथ। अच्छा, ठीक है ना। जी। तो ये अगले चंद दिन जो हैं इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो फोर्सेस का मामला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिडल ईस्ट का मामला है, अफ़गानिस्तान का मामला है। ये सारे इंस्टीट्यूशनल जो अफेयर्स हैं ये कैसे चलेंगे? अगर एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा और उसको आप कहते हैं कि जी वो आर्मी चीफ भी होगा, वो कैसे आप करेंगे? नहीं, उसके नीचे एक उन्होंने फ़खर रहमान साहब 27वीं यानी तरमीम में एक और ओहदा क्रिएट किया था, वो स्ट्रेटेजिक कमांड वाला ना। तो उसके लिए अगर वो होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा? अगर वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीडीएफ 3 नाम आएंगे, 3 नाम जाहिर है सीनियर, तो 3 नाम इस वक्त अगर देखें सिनेटी में, तो अगर ये रिटायर्ड हो जाते 29 को, 27-29 को, तो उसके बाद नमाज ज़करिया पहले नंबर पर आते हैं, बाबर इफ्तिखार आते हैं, एक का दौर जर्नल है वो मुझे उसका नाम नहीं याद रहा। तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो रेसेस का नोटिफिकेशन होगा, तो क्या वो 3 नाम, अब देखिए 27वीं तरमीम में सीडीएफ को मतलब इस बात का पाबंद बनाया गया जी कि उसके मुशावरत से सारा कुछ होगा। यहाँ पर वो अपना नाम भेजते हैं, तो फिर देखिए ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक कानून है 27वीं तरमीम, ठीक है जी, क्या वो डिफेक्टो है, क्या वो डिजोर है? सिस्टम डिफेक्टो है, डिजोर नहीं है। ये तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके ऊपर डाका डाल के ये सारा निज़ाम जो है ना से खड़ा किया गया, जाली निज़ाम है। लेकिन अब इसके साथ जो 27वीं आईनी तरमीम में एयरफोर्स है, नेवी है, और जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक कमांड की, वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट है। उसको प्रमोट करके 4 स्टार बना सकते हैं? नहीं। उसमें जो गुंजाइश इन्होंने रखी है वो ये रखी है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा, वो 4 स्टार की है। ठीक है। यानी वो इसलिए रखी है कि जी अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ होती है मौजूदा आर्मी चीफ की, क्योंकि ये तो 5 स्टार हैं, अब ये 4 स्टार का ओहदा भी रखे हैं और 5 स्टार का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, यानी कि बिकॉज वो फील्ड मार्शल हैं, इसलिए आई थिंक ये एक इशू बन सकता है। मैंने आपको ये कहा है कि वैसे तो 3 साल के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये एक इशू है। ठीक है। और ये इशू इसलिए है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक शख्स रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद उसको वो किया जा रहा है। ये तो बहुत फिर आसान है ना, आपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी। अच्छा, अब क्या आर्मी चीफ जो है जी, वो सरकारी ओहदा है, पब्लिक सर्विस है ना? जी। तो एक पब्लिक सर्वेंट जो है उसको तायात कैसे इम्यूनिटी मिल सकती है? फिर ग्रेड 22 के जो दीगर ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, क्या वो इस कानून से इस्तिफादा नहीं ले सकते? देखें, कानून तो जनरल होता है, फिर ये तो फिर पर्सन स्पेसिफिक है, ये नहीं चल सकता। क्योंकि एक शख्स जो है वो हम नवाला हम प्याला, यानी आपकी हो सकता है 28वीं तरमीम में ये आ जाए कि जो मौजूदा असेंबली है इसकी मुद्दत बढ़ा दें, 6 साल कर दें, 10 साल कर दें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अपनी उन्होंने सिक्योर कर ली, अब उन्होंने कहा तुम्हारी मैं सिक्योर कर दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल है? सही है। अच्छा, ये जो आपके सामने इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, ये आपने देख ही लिया। तो ये एक तरफ ये सारा मामला है, और दूसरी तरफ जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो अचकज़ई साहब चला रहे हैं, और उसमें दीगर पार्टीज़ हैं।
देखिए ये सारे डायनामिक्स एक जगह पे आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, IMF ने 5,300 अरब। अरब रुपए की करप्शन 2 साल के अंदर हाईलाइट की है। जी। आज किधर हुकूमत का अभी तक जवाब ही नहीं आया। IMF कह रहा है रिपोर्ट जारी करें, और IMF ने मशरूत कर दिया है कि आप ये रिपोर्ट जारी करें तब आपको अगली किस्त 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त मिलेगी। हम्म। अब वो कितना वो है, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जाली निज़ाम है, ठीक है ना, इसको तक़वियत अमेरिका ने भी दी है, UK ने भी दी है, यूरोपीय यूनियन ने भी दी है, कॉमनवेल्थ ने भी दी है। इलेक्शंस की रिगिंग की रिपोर्ट छुपा कर अभी तक EU ने जारी नहीं की है, जी। क्योंकि मौजूदा निज़ाम उनकी जो अहदाफ हैं उनको पूरा कर रहा है। और वो क्या है? मिडल ईस्ट है, गाज़ा है। आप मुझे बता दें, पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए कुछ है? पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे डूबा हुआ है, डूबा बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। तो ये आइंदा चंद दिन जो हैं ये बड़े जो important कवर हैं। दिलशाद साहब ने लिखा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो 245 फाइन का आर्टिकल 245 के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तिस्ना को चैलेंज किया जाएगा। और उसके बाद जो इस्तिस्ना मिला था 245 का, उसको चैलेंज किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 248 फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक नया 28वीं यानी तरमीम में जो 18वीं तरमीम है उसको रोल बैक करने के वाले से उन्होंने बात की है कि उसको रोल बैक किया जाएगा मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली तौर पर। तो जरदारी साहब के पास वो सारे पत्ते ख़त्म हो गए, जो तुर्क के पत्ते थे, जो भी वो इस्तेमाल करते थे, वो ब्लैकमेलिंग अगर करते थे तो वो भी ख़त्म हो गई है। उसकी वजह ये है कि वो पब्लिक में इरेलीवेंट हो गए हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो तो पीपल्स पार्टी है, नून लीग जो है, उन्होंने तो कहा है कि जनाब आर्मी की चीफ जो है बस उनकी ताबेदारी की जाए और मज़े से इलेक्शंस मैनेज किए जाएं और इक़्तिदार के मज़े लूटे जाएं और लूट मार की जाए। ये जो आपके सामने 5,300 अरब रुपए की करप्शन है, इसकी जब डिटेल सामने आएगी, और वो क्या कह रहे हैं अशरफिया, तो ये अशरफिया में है। आज क्यों आसिफ अली जरदारी जाके दुबई में बैठे हुए हैं? सरफराज बुख्ती क्यों वहाँ पे मिन्नतें कर रहे हैं? ये 28वीं तरमीम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। देखिए मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है अवाम में, उसको कंसाइज किया जाए, उसको स्क्वीज़ किया जाए, मज़ीद सूबे बना दिए जाएं, उनको वो कर दिया जाए ताकि वो जो डिवाइड हो जाए और डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला एंजॉय करें। आज मिसाल के तौर पे KPK में है वो, तो KPK में जनाब एक तरफ अगर आप 3 सूबे बना देते हैं, हज़ारा, पख्तूनख्वा, ठीक है, और वो ऊपर ट्राइबल एरियाज़ का 3 सूबे ये बन जाए, बलूचिस्तान में 3 कर दें, उधर कराची हैदराबाद कर एक, ठीक है ना, वो कर दें, तो पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है वो तो इस वक्त मार्जिनलाइज्ड है। मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि उसको कैसे मार्जिनलाइज किया जाए। अभी तो बड़े आज जोश नारे मार रहे हैं कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। इतना ही था तो लाइव कवरेज जो थी वो उस पर कई लोगों की शिकायत हैं कि पोलिंग बूथ में जाने नहीं दिया गया जी, मीडिया के लोगों को नहीं जाने दिया। एक और कोई सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उसको बेचारे को गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, वो लाहौर में। तो शिकायत हर तरफ से आ रही है और ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर इतरा रहे हैं। आई थिंक वी आर इन द फाइनल फेज। ये जो जिसको इमरान खान कहता है डाकू डफर अलायंस, ये डाकू डफर अलायंस जो है ये आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। ठीक। और एक फैसला कुन तहरीक जो है वो मेरा ख्याल में उसका आगाज़ आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा, क्योंकि ये आप इस तरह चला नहीं सकते। सरमायाकारी है नहीं, अरबों रुपए की करप्शन है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं है, और अगर आपको ये पैसे नहीं मिलते
तो आप इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, एक और सवाल, इसका जवाब ये लें आप। एक और फ़खर रहमान साहब सवाल है कि 2026 जो अभी आ रहा है, मतलब एक माह के बाद, ये बड़ी शद्दोमत के साथ इस पर रिपोर्टिंग की जा रही है। मतलब जहन साजी, खामोश जहन साजी शुरू हो चुकी है कि ये इंतखाबी साल होगा। उसमें कहा जा रहा है जी कि उसमें पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, सबको कारण, पर फिर ये इंतखाबी साल होगा तो किसको मैदान में किसे छोड़ा जाएगा? सिर्फ नून लीग होगी? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। एक, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेकंड, जो उन्होंने छोड़ा था कि जी बाम एयरबेस हमें मिल जाए, दे दें, नहीं तो बड़े मसाइल होंगे। अभी अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को चीन के लिए एक दलदल बनाने की मनसूबाबंदी है। जैसे रूस फंसा वहाँ पे, नेटो फोर्सेस फंसी, इसी तरह से वो चाहते हैं कि चीन जो है वो किसी ना किसी, चाहे वो साउथ चाइना सी में फंसे, चाहे वो ताइवान के में फंसे, या अफगानिस्तान में फंसे, ये सो कॉल्ड दहशतगर्दी का जो मामला है। बात ये है कि पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है, ठीक है, और हम डिलीवर क्या करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी उनकी प्रायोरिटी जो है अमेरिकन की, वो मिडिल ईस्ट है। ठीक है। फिर उनकी प्रायोरिटी ये है कि आपके चाइना, न्यूक्लियर, अच्छा, न्यूक्लियर। देखें ना, हाउ लॉन्ग यू कैन सर्व देयर इंटरेस्ट। ये जो न्यूक्लियर वाला इशू है, ये बहुत सेंसिटिव है। ये इतनी आसान नहीं है कि आप अमेरिका के साथ खुफिया माहिदा कर लें, पाया सऊदी अरब कर मामलात को तय कर लें, या जिस तरह भी कर लें। आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह चल सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक मनसूबाबंदी है इनकी, 28वीं आईनी तरमीम और ये सारा कुछ। अभी हाल ही में एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, ये CRSS जो है, ये उसने रिपोर्ट जारी की है। 749 टेरर अटैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलूचिस्तान में 9 महीने के अंदर हुए हैं, जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक। टोटल 1600 कुछ हैं, सॉरी 1500 कुछ हैं और 1600 कुछ शहादतें हैं। ठीक है। तो आप ये देखें कि आप ऑलरेडी बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है। KPK आपके सामने, KPK में आप PTI का जो मैंडेट है अवाम का, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नहीं चल सकता। और आप चाहते हैं कि हम फर्दर इसको डिवाइड कर दें, नहीं हो सकता। किस मकसद के लिए? पहले आप मुझे बताएं ना कि ये जो 27वीं तरमीम है, 28वीं तरमीम है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है इसका। ये कुछ चंद लोगों को इख्तिदार का हुआ है ना, अशराफिया को फायदा पहुंच रहा है, आपको, मुझे और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं है ये ना। चल नहीं सकता। हाँ, ये तो नहीं। एक जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान में, ये लें आप, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि रेक्टर स्केल पर जो जलजला है वो 10 पॉइंट का आएगा। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो फाइनल फेज में हम दाखिल हो चुके हैं। ये डाकू डफर अलायंस के हवाले से आपने जो बात की है, तो वो कब तक, ये आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे पास भी खबर है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कब तक मुतवक्का है। मैंने आपको कहा कि 27, 28, 29, 30 ये 3-4 दिन जो आने वाले हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बड़े आम है। इस सारे निज़ाम का महवर जहाँ पर है, जहाँ पे ताकत है, वहाँ पे एक ताकतवर शख्सियत है, ठीक है ना। 27वीं तरमीम में उसके हवाले से बहुत कुछ किया गया है। तो जब ये सारे मामलात उठेंगे, पर्टिकुलरली जो आर्मी चीफ का ओहदा है उसके हवाले से, तो मैंने यही कहा था आपसे कि सियासी जल्जले आते रहेंगे और मे भी
रेक्टर्स के 9 का सियासी ज़लज़ला जो है ना वो भी आ जाए। मेरी आज एक अहम शख्सियत से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, बड़ी अहम शख्सियत। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप वक्त दें, तो वो इस्लामाबाद में नहीं थे, विदाउट साइड ऑफ दिस सिटी, मतलब कहीं बाहर थे। उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने पहले तो मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने दोबारा उन्हें रिंग किया, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं उस वक्त बिज़ी था, मैं जुल्करनैन के साथ उस वक्त व्लॉग कर रहा था। बाद में मैंने रिंग किया तो मैंने कहा कि मुझे वक्त अनायत कर। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तो इस्लामाबाद से बाहर हूँ, लेकिन मैं रात को वापस आ जाऊँगा इस्लामाबाद, लेकिन कल मैं अगले 3-4 दिनों के लिए इस्लामाबाद से बाहर जा रहा हूँ, मतलब लाहौर। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब हमारा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आना जाना रहेगा, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे क्या होने वाला है। बड़ी अहम शख्सियत, वो उसको लीड कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने कहा ना, वो उसको लीड कर रहे हैं, और उसके लिए सारी तैयारियां जो है ना वो की जा रही हैं। और अब की बार जो फ़खर रहमान साहब जो मूव उठेगी ना, वो सियासी मूव नहीं होगी। अब की बार जिस तरह आपने पहले कहा कि अब की बार जो अदालती है, इफ्तिखार चौधरी का नाम आपने लिया ना, उस हवाले से कि वो मूव उठेगी और उनको जो लीड करेंगे वो शख्सियत करेंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे कि ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने आपसे ये कहा ना जी कि हर एक ने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी। उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया, अगले 3-4 दिनों के बाद हमारी मुलाकात होगी, आपको साथ लेकर चलेंगे हम उस मुलाकात पे। उन्होंने मुझे कहा कि 4 से 5 लोग आप अपने दोस्तों को बुला लेना, मैंने कहा ठीक है मैं बुला लूँगा। तो हम इंशाल्लाह उनसे मिलने के लिए चलेंगे। वो बड़ी अहम शख्सियत, बहुत बड़े ओहदे पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मेरे ख्याल में इसी पर आपके पास कोई और ख़बर तो नहीं है, आपने सब कुछ बता दिया है। नहीं देखें, हाँ। मैंने आपको कहा है ना कि आप भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं जी और मेरी भी जो है ना आपसे राय इसी पर ही है। तो लेट्स वेट एंड सी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मामला बहुत आगे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं। ये जिसने लाइफ टाइम इम्यूनिटी ली है ना, ये गले का फंदा बन गया है। ठीक है ना, उस पर काम हो रहा है। तो ये नाज़रीन, फ़खर रहमान साहब ने बड़ी लेटेस्ट, बड़ी फ्रेश न्यूज़ आपके सामने रखी हैं, और मैंने भी बताया कि मेरी जो किसी से बात हुई है वो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारी मुलाकात होगी, तो फिर मैं और फ़खर रहमान साहब वहीं से बैठकर व्लॉग में वो सारी खबर देंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन वो इंडिया जो हमने दिया है कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। मुझे और फ़खर रहमान साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।